दोस्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह मौका लक्ष्मी जी की पूजा करने का होता है। और भारत में तो परंपरा है कि घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आ गई। बधाई देने वालों का जो तांता लगा रहता है, जो शुभकामनाएं देते हैं, उनकी जुबान पर एक ही शब्द होता है बेटी के जन्म के साथ कि घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन यह कल्पना के परे है कि लक्ष्मी जो घर में आई हो वह पैसे के अभाव की वजह से खुदकुशी कर ले। और उससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि वह लक्ष्मी अगर पढ़ाई करना चाहती है और स्कूल पास करके कॉलेज चली जाती है, कॉलेज में टॉपर होती है, और उसके बाद जब वो हाई एजुकेशन की दिशा में बढ़ती है तो वह इसलिए खुदकुशी कर लेती है कि पढ़ाई के लिए जो न्यूनतम जरूरतें हैं उसके लिए भी उसका परिवार पैसे मुहैया नहीं करा सकता है। और इस देश के भीतर में यह एक दो घरों का सच नहीं है, सैकड़ों नहीं हजारों घर हैं इस देश के भीतर में। हर बरस ऐसी बच्चियां खुदकुशी करती हैं जिनके पास शिक्षा के लिए, शिक्षा की चाहत है लेकिन शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं और उसके साथ इस देश के उस सिस्टम को भी जानने की कोशिश कीजिएगा जहां पर गरीब छात्रों के लिए, हाशिए के तबके से उठकर हायर एजुकेशन की दिशा में बढ़े हुए बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। स्कॉलरशिप मंत्रालयों के जरिए मिलते हैं, डिपार्टमेंट्स के जरिए मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं, कॉलेजेस में मिलते हैं। कॉलेजेस के भीतर में जिस फैकल्टी में बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहां से भी उसको कहीं आर्थिक राहत मिलती है। लेकिन यह सिर्फ क्या कागजी बातें हैं? हमें लगता है कि आज इन स्थितियों से आपको अवगत होना चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा जरूर कीजिए। घर में किसी भी बेटी का जन्म होता है तो लक्ष्मी घर में आई है, इसकी बधाई जरूर दीजिए। लेकिन इसके साथ इस एहसास को भी जीने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि दरअसल इस देश का सच क्या है और इस देश के पीछे उस सच की त्रासदी क्या है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद के हवाई अड्डे से तकरीबन 30 किलोमीटर, जो कि शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, यानी हैदराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर एक सादनगर का इलाका है। सादनगर एक ऐसा इलाका है जहां पर 2002 में बिल क्लिंटन भी गए थे। जब वो पोलियो इम्यूनेशन की दवाई दे रहे थे तो वहां के कम्युनिटी हॉस्पिटल में गए थे। सादनगर में जाइएगा तो वहां पर इसरो का ऑफिस भी है और इसरो के सेंटर में डाटा रिसेप्शन, जो अलग अलग सैटेलाइट्स के जरिए होते हैं, उसका एक हेडक्वार्टर भी है। तो सादनगर की पहचान बड़ी शानदार है और हैदराबाद से सटा हुआ इलाका है तो वहां पर रियल एस्टेट ने अपने तौर पर धूम मचा रखी है, खूब पैसा है। चाहे वहां पर डीएलएफ को आप देख लीजिएगा अपने तौर पर, या माय होम को देखिएगा, वहां पर एक संतोषनी ग्रुप है वह भी है, वहां पर स्कंदंशी ग्रुप है, वो बड़ी तादाद में रियल एस्टेट, यानी एक ऐसा शहर है जिस शहर के भीतर में पैसा, पूंजी, सब कुछ है। उस शहर के भीतर में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक और मोटरसाइकिल मैकेनिक की पत्नी सिलाई मशीन करने वाली, उस पिता का नाम है श्रीनिवास रेड्डी, मां का नाम है सुमति। उनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है ऐश्वर्या, दूसरी बेटी का नाम है वैष्णवी। वैष्णवी की उम्र 16 साल। घर में पैसा नहीं तो 7वीं के बाद से उसकी पढ़ाई रोक दी गई। और बड़ी बेटी पढ़ाई में टॉपर है। टॉपर भी इस हद तक कि जब वो 12वीं की परीक्षा दे रही थी तो उस इलाके में जो इंटरमीडिएट का जो सबसे शानदार कॉलेज है, विज्ञान जूनियर कॉलेज, उसकी वो टॉपर, 98.5% उसको नंबर आते हैं। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में जहां पर एडमिशन लेना आज की तारीख में आपको कम से कम 99% नंबर होने चाहिए, उसने जिस बरस एडमिशन लिया था उस बरस 98.5% में उसका एडमिशन हो गया था। वो लड़की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई करते करते पहला साल बीतता है, पहला साल बीत रहा होता है। फरवरी में हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, कॉलेज में स्थिति नाजुक हो जाती है। कोविड-19 की वजह से हॉस्टल से कह दिया जाता है आप लोग अपने अपने घर जाइए। इस घर जाने की प्रक्रिया में फिर ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन ऑनलाइन की पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए। मोबाइल के जरिए कोई कितना पढ़ सकता है? और जिस ऐश्वर्या रेड्डी जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, जिसकी उम्र 19 बरस, उसके पास लैपटॉप नहीं है, परिवार के पास पैसा नहीं है कि लैपटॉप भी खरीद सके।
बेटी को जब पढ़ाना था, जब वो इंटरमीडिएट में गई थी, तो घर के एक कमरे को मॉर्टगेज किया गया, उसको बेचा नहीं गया, बल्कि जब पैसा होगा वापस ले लिया जाएगा। 2 लाख रुपए में उसको किया गया, पढ़ाई उसकी शुरुआत हुई और दिल्ली तक भेजा गया उसको। दिल्ली में पढ़ाई, हॉस्टल में रह रही है। लेकिन लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति जब ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू कर रही है, उस लड़की के सामने संकट आता है कि लैपटॉप कहां से लाएं। लैपटॉप के लिए घर में पैसा नहीं है। पिताजी आश्वासन देते हैं आज नहीं कल ला देंगे लैपटॉप। वो लड़की लेकिन अपने तौर पर लगातार जद्दोजहद कर रही है, मित्रों से बात कर रही है, फोन के जरिए पढ़ाई नहीं हो पा रही, इन बातों का जिक्र कर रही है। और इन जिक्र को करते करते उसने देखा कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को बाहर भेजने के लिए सोनू सूद जो कलाकार हैं वह भी लगे हुए हैं। तो वो एक ईमेल सोनू सूद को भी भेजती है। उस ईमेल के भीतर में वो बहुत साफ तौर पर जिन बातों का जिक्र करती है, हमको लगता है पहले उस पत्र के एक हिस्से को आप पढ़ लीजिए। वो लिखती है ईमेल में, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं प्रैक्टिकल पेपर दे नहीं पा रही हूं, मुझे डर है कि कहीं मैं इन पेपर में फेल ना हो जाऊं, मेरा परिवार कर्ज में डूबा है, लैपटॉप खरीद पाना संभव नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं ग्रेजुएशन भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। यह उसने सोनू सूद को भेजा। 14 सितंबर को यह ईमेल किया गया और उसके बाद उनके यहाँ जो भी समस्या हो, सवाल सोनू सूद का यहाँ पर नहीं है, सवाल पूरे एक सिस्टम का है और उस सिस्टम में एक बच्ची पढ़ना चाह रही है। लेकिन उस बच्ची के भीतर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किन परिस्थितियों में वह रह रही है। परिवार ने लॉकडाउन, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक है पिताजी, उन्होंने लॉकडाउन से पहले जो 2 लाख रुपए मिले थे कुछ बेटी की पढ़ाई में लगा, कुछ अपनी एक दुकान खोली। लेकिन लॉकडाउन में सब चीज बंद हो गया, काम हो नहीं पा रहा था, घर में पैसा आ नहीं पा रहा था। मां जो सिलाई करती थी उसके जरिए भी पैसा नहीं आ पा रहा था। लेकिन बेटी को लैपटॉप चाहिए, पढ़ाई करनी है, वो इस संघर्ष से लगातार जूझ रही है और इस किस मेंटल एस्पेक्ट में होगी शायद कोई समझ नहीं पाता है। माता पिता भी इन परिस्थितियों को देख तो रहे हैं, उसकी बेबसी, और वो पढ़ाई करना चाह रही है। और वह जिस अपनी खुदकुशी को, जो 2 नवंबर को पिछले दिनों जब उसने खुदकुशी की और उसका एक पत्र हाथों से लिखा हुआ जो था, वह उसने किस मनस्थिति में लिखा हुआ होगा, उस पत्र के एक हिस्से को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। मेरी वजह से मेरा परिवार वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उसके भीतर एक एहसास है कि उसकी पढ़ाई के लिए पिता ने एक कमरा मॉर्गेज भी कर दिया, 2 लाख भी आए, लेकिन अब उसे चुकाना है, दूसरी जगहों से कर्ज भी ले लिया, दुकान भी खोल ली। इन सारी परिस्थितियों से वो गुजर रही है। मैं परिवार पर बोझ हो गई हूं, मेरी शिक्षा बोझ हो गई है, मगर मैं पढ़ाई ना करूं तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। भारत की एक बेटी, किसी घर की एक लक्ष्मी सिर्फ पढ़ना चाहती है और पढ़ाई ना करूं तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। यह शब्द ऐसे हैं जिसमें उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है। वह स्कॉलरशिप के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, स्कॉलरशिप सैंक्शन होगी जल्द ही, यह पत्र भी आ गया, यानी आपको चुन लिया गया है, लेकिन स्कॉलरशिप आ नहीं पा रहा है। सितंबर में ही पत्र आ गया कि आपको मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। उस ऐश्वर्या के जहन में क्या क्या गूंज चल रहा होगा, यह भी सोचने की बात है। और अक्टूबर में उसके पास पत्र आता है कि आप हॉस्टल खाली कर दीजिए। हॉस्टल में बहुत कम पैसे में आप रह सकते हैं और हॉस्टल के बाहर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर जब कोई आप किसी जगह पे रहते हैं तो आपको कम से कम 15,000 रुपए एकोमोडेशन के चाहिए ही, जिसमें खाना और घर का वो कैसे कहां से लाएगी इन स्थितियों में, उससे जूझ रही है। लेकिन उसने व्हाट्सएप पे वार्डन को, जो हॉस्टल के वार्डन है, व्हाट्सएप किया कि मैं 7 नवंबर तक खाली कर दूंगी। लेकिन 2 नवंबर को उसने खुदकुशी कर ली, इन तमाम परिस्थितियों को देखते समझते हुए कि परिवार पैसा नहीं जुटा पाएगा। उसके पिता के जहन में भी ये सवाल आया कि ऐसी स्थिति घर के भीतर की है और बेटी के जहन में ये चल रहा होगा, तो वो उसके बाद इतना ही कह पाते हैं, उन तमाम बेटी और बच्चों के जहन में आपको झांकना चाहिए कि उनके दिलों में क्या चल रहा है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले ही बरस यानी 2019 में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बीते 25 बरस के दौर में सबसे ज्यादा खुदकुशी पिछले बरस हुई, जो कि तकरीबन 10,335 है। ये सबसे ज्यादा है।
खुदकुशी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है, साल दर साल हुई है, लेकिन ये बढ़ती चली आई है। और अजीबोगरीब संकट है कि स्कॉलरशिप का पैसा भारत सरकार लगातार पिछले 5-6 वर्षों में कम करती आई है। यहां पर किसी सत्ता सरकार का नाम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ आपको ईयर दर ईयर बताते चलेंगे जिसके जरिए आप समझ पाएं कि क्या स्थिति है। 1995 से 1999 तक पहले 5 साल में अगर आप उस पीरियड में चले जा रहे हैं, 27,359 छात्रों ने खुदकुशी की। हम इसमें बताएंगे लड़कियों की और घर की लक्ष्मियों का क्या हाल रहता है। सन 2000 से 2004 तक 5-5 साल का है, 2% इजाफा हुआ और 27,880 बच्चों ने खुदकुशी कर ली जो पढ़ाई कर रहे थे, वह भी हायर एजुकेशन में। 2005 से 2009 तक लगभग 30,000 बच्चों ने खुदकुशी की। 2010 से 2014 तक झटके में बहुत ज्यादा खुदकुशी बढ़ गई, 38,000 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। और 2015 से 2019 तक इस 5 साल में 48,537 बच्चों ने खुदकुशी की और उसमें सबसे ज्यादा पिछले बरस 10,335 बच्चों ने खुदकुशी की। ये बच्चे क्यों खुदकुशी कर रहे हैं और उनके भीतर में कितनी बड़ी तादाद घर में लक्ष्मी आई है उसकी खुदकुशी हो गई, और वह भी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई है। इन 10,000 बच्चों में से लगभग 1,600 छात्राएं ऐसी हैं जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रही थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नशों की वजह से कर लिए होंगे, लेकिन हम जो आंकड़ा बता रहे हैं पढ़ाई करते हुए और पढ़ाई में तकलीफ होते हुए, और उनको जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए अप्लाई भी किया है फिर भी नहीं मिल पाई और खुदकुशी कर ली। ऐश्वर्या के पिता, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि अब उनकी छोटी बेटी तो कम से कम पढ़ाई करे, जिससे कोई उसकी पढ़ाई 7वीं के बाद रोक दी गई थी क्योंकि घर में पैसा नहीं था। वह भी लक्ष्मी है, लेकिन पहली बेटी थी ऐश्वर्या, दूसरी बेटी है वैष्णवी। अब उसको कैसे पढ़ाएंगे, किस रूप में पढ़ाएंगे, यह भी एक सवाल है। और पत्र के आखिर में उस ऐश्वर्या ने लिखा, मुझे माफ करना, मैं अच्छी बेटी नहीं हो सकी। इस देश को कौन माफ करेगा जो पढ़ाई के लिए परिस्थितियां भी पैदा नहीं कर पाई। अपने तौर पर अपने कॉलेज की टॉपर दिल्ली जैसी जगह पे आके एडमिशन लेके रहना और उसको पूरा भी नहीं कर पाए, जबकि तमाम स्कीम चल रही है। उन तमाम स्कीम के भीतर का सच है, अगर यूनिवर्सिटीज के भीतर जाइएगा और कॉलेज के भीतर जाइएगा तो प्रिंसिपल भी कहती हैं, लेडी श्री राम कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा, हाँ कई स्कीम है, स्कॉलरशिप भी है, मानसिक तौर पर जो परेशान छात्र रहते हैं उनके लिए एक मैकेनिज्म भी है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक इंस्पायर स्कॉलरशिप देती है वह भी उस तक नहीं पहुंच पाया, जो कि अंडर ग्रेजुएट को मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट को मिलता है, पीएचडी करने वाले को मिलता है, एमफिल करने वाले को मिलता है, लेकिन उस तक वो नहीं पहुंच पाया। जो स्कॉलरशिप का पत्र है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 अगस्त 2020 को उसको लेटर मिला था कि आपको जो है सेलेक्ट कर लिया गया है हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप के लिए, और एनुअली फंड जो होता है वह तकरीबन 80,000 का होता है, वह आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और लेकिन वो आया नहीं। आधार कार्ड चाहिए, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट। जो पता किया गया कि दरअसल इसमें देरी क्यों होती है तो पता चला कुछ टेक्निकलिटीज है। टेक्निकलिटीज भी किसी की खुदकुशी की वजह हो जाए, उसमें आपको सारे अपलोड करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। पहले अगर आपने रकम ली है तो उनका यूटिलाइजेशन ठीक तरह हुआ, ये आपको करना पड़ता है। लेकिन 45 दिन में पैसा मिल जाना चाहिए, और 6 अगस्त के बाद अगर आप 45 दिन जोड़ते हैं तो वह 2 नवंबर तक नहीं पहुंचता है। उससे पहले ही पैसा पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पैसा नहीं पहुंच पाया। लेकिन कितनी छोटी जरूरत है एक लैपटॉप जिसके जरिए पढ़ाई करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बात से पूछा गया था कितने लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, जो ऑनलाइन की 27% बच्चों ने कहा था, जो एक सर्वे किया गया, हमारे पास लैपटॉप नहीं है। लेकिन भारत के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर का सच है, जो डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं, उसमें लगभग 80% ने कहा था कि दरअसल इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो ऑनलाइन सिस्टम कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑनलाइन 20% से ज्यादा जा नहीं पा रहा, और किसी तरह जो मोबाइल से जुड़ रहे हैं या जिनके पास इंटरनेट स्लो भी आ रहा है, उन सबको मिला दीजिएगा तो लैपटॉप जिनके पास नहीं है, ऐसे 27% लोग हैं। तो इस स्थिति में भारत जी रहा, यानी ये कल्पना के परे है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 में बकायदा राज्य को निर्देश है, जो हाशिए पर पड़ा तबका है, SC ST है, कमजोर तबका है, उसको एजुकेशन में आपको मदद करनी है। लेकिन मदद क्या होती है? फीस
पिछले साल ही इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई, यह ध्यान ही नहीं दिया गया कि जो कमजोर तबका है वो कहां से लाएगा। यहां तक कि स्कॉलरशिप का पैसा कम कर दिया गया, जो बजट का हिस्सा एजुकेशन पे होता है वह भी कम कर दिया गया। जो यूनियन बजट का 4.1% 2014-15 में एजुकेशनल सेक्टर एक्सपेंडिचर था, वह घटकर अब 3.4% पे आ गया। फीस सीबीएसई की जो 10th और 12th की थी, जनरल तौर पर 750 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया, और जो SC ST है उसमें सिर्फ 50 रुपए देकर वो पढ़ाई कर सकता था 10th 12th की, उसके ऊपर 1,200 रुपए फीस कर दी गई, यानी लगभग 2300% फीस बढ़ा दी गई। यानी क्या फिलॉसफी और किस रूप में काम होता है। इसलिए ऐश्वर्या की स्थिति या उसके परिवार की स्थिति, और खासतौर से लॉकडाउन में इस देश के ऐसे सैकड़ों परिवारों के सामने संकट होगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, किस रूप में पढ़ाएं। ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है इन जगहों पर, लेकिन उस दिशा में भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। खुदकुशी की स्थितियां इसीलिए बार बार पैदा हो रही हैं, और उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। जरा एक स्थिति देखिए, खासतौर से स्कॉलरशिप जो दी जाती है, हमको लगता है वह भी समझना होगा। 2015-16 में एससी के लिए स्कॉलरशिप जो एलोकेशन किया गया वह 843 करोड़ था। 19-20 में वह घटकर 4 साल के बाद घटकर आधे से भी कम पर आ गया, 355 करोड़। यानी अब आप ध्यान देना शुरू कीजिए कैसे स्कॉलरशिप की रकम निर्धारित की जाती है अगर घटती है तो। अगर वो 843 करोड़ था, 2016-17 में 507 करोड़ होता है। 2017 में सिर्फ 63 करोड़ रुपए एससी की स्कॉलरशिप, 2018-19 में 109 करोड़, 19-20 में 355 करोड़। और 19-20 में एक और बात की गई, पहले सेंटर सारा पैसा देता था, अब कहा गया हम 60% देंगे, 40% स्टेट देगा। ये एक नई स्थिति आई। और तो और प्लानिंग कमीशन ने 2012-17 की जो 5 ईयर प्लान रखा, उसमें बोला कि आप कम से कम पहली से लेकर 7वीं तक भी बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, लेकिन कोई बजट उनके लिए रखा नहीं गया। स्कॉलरशिप की रकम अगर लगातार घट रही है, बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं, जितने लोग अप्लाई करते हैं बेनिफिशियरीज उससे भी कम होते हैं। यह भी स्थिति आप समझें। लेकिन पहले स्कॉलरशिप, उसके बाद आइए एसटी की स्कॉलरशिप, शेड्यूल्ड ट्राइब की स्कॉलरशिप। इसको ऐसे भी समझिए कि लगभग 43 बच्चे, अगर 100 बच्चे जाते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के, यूं भी बहुत कम बच्चे जा पाते हैं पढ़ाई के लिए, उसमें भी 43 बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई, 8वीं के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और इनके ऊपर भी जो इनका अलग से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसके भी आंकड़े आप देखिए। किसी भी राजनेता के चुनाव प्रचार पर उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। 2017-18 में 294 करोड़ रुपए, 2018-19 में 310 करोड़ रुपए, 2019-20 में 340 करोड़ रुपए। यह प्री मैट्रिक है। पोस्ट मैट्रिक 1,464 करोड़ रुपए 2017-18 में थे, जो बढ़ते बढ़ते 1,600 करोड़ तक पहुंचे हैं। यहां पर एक दूसरा सवाल भी है कि कितने बच्चे हैं जो कि पोस्ट मैट्रिक जिन्होंने अप्लाई किया होगा और बढ़े हैं क्या। अब आपको जानकर हैरत होगी, 2015-16 में अगर 22 लाख बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो वो अब घट रहे हैं, और उनकी संख्या बढ़कर 18 लाख से नीचे आ गई। यानी बढ़ने चाहिए तो वो कम हो रहे हैं। एलोकेशन जो था वह 2018-19 में 350 करोड़ का था, 19-20 में घटकर 340 करोड़ रुपए हो गया। इस स्थिति में इसमें 2006-7 में ओबीसी को भी दिया गया स्कॉलरशिप, उनके लिए व्यवस्था की गई। वह भी इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि खिलवाड़ किया जाता है स्कॉलरशिप के नाम पर भी। मसलन 2015-16 में स्कॉलरशिप जो दी गई वो 121 करोड़ की थी, 16-17 में 129 करोड़ की थी, 17-18 में 128 करोड़ की थी, 18-19 में 132 करोड़ की थी, 19-20 में 220 करोड़। इसको हमने लगाया कि आखिर कितने बच्चे अप्लाई करते और कितना पैसा मिलता होगा। इसको जब हमने देखा 2015-16 में 3,40,000 बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और 2015-16 में 2,40,00,000 रुपए सरकार के बजट में एलोकेट किया गया। अगर बांटिएगा तो हर के हिस्से में सिर्फ 70 रुपए 58 पैसे आएंगे। इसी तरीके से 2017-18 में 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया और बजट था सिर्फ 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए स्कॉलरशिप का बजट था, हर के हिस्से में 175 रुपए आए।
कैसे पढ़ाई करेगा, किस रूप में पढ़ाई करेगा। और इन सब के बीच में ये जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे डाटा का, यह सफाई कर्मियों को लेकर एक स्पेशली किया गया क्रिएट कि जो सफाई कर्मी हैं उनके बच्चों को, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि उनको भी देना चाहिए, और उनके लिए जब अप्लाई किया गया तो पता चला कि जो पैसा एलोकेट किया जा रहा है वह भी नहीं दे पा रहे हैं। यह स्थिति इन बच्चों की है। 75 रुपए और 175 रुपए से बात आगे बढ़ नहीं पाई। जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज में बड़ी तादाद मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी सभी आते हैं, और 70 लाख स्कॉलरशिप दी जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि 70 लाख स्कॉलरशिप के लिए फंड कितना होगा और उस फंड को लेने वाले बच्चे कितने होंगे। यह भी इसको इस रूप में पहले समझ लीजिए कि 73 लाख फ्रेश एप्लीकेशन पिछले साल माइनॉरिटीज की तरफ से आए, 70 लाख को स्कॉलरशिप मिलनी है, 73 लाख फ्रेश आए और 35 लाख ने रिन्यूअल कराने के लिए अप्लाई किया। 73 लाख में से सिर्फ 29 लाख बच्चों को चुना गया और 35 लाख में से 27 लाख का रिन्यूअल किया गया, उसमें भी 8 लाख का नहीं किया गया। यानी एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो बच्चे स्कॉलरशिप चाहते भी हैं उसमें भी आप नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बजट नहीं है। और बजट की स्थिति यह है कि अगर आप उसको ईयर वाइज देखना शुरू करें, सिर्फ माइनॉरिटीज का अगर आप देखें, 2015-16 में प्री मैट्रिक में 1016 करोड़ रुपए था, पोस्ट मैट्रिक में 558 करोड़ रुपए था। हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं, कम हो जा रहा है क्योंकि बच्चे ही नहीं आ पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये बढ़ते बढ़ते 19-20 में पिछले साल 1220 करोड़ तक पहुंचा और 2016-17 में तो ये घट के 369 करोड़ हो गया। यानी कब बढ़ाना है, कब करना है, शायद ये सियासत की जरूरत के हिसाब से होता है, इलेक्शन की जरूरत के हिसाब से होता है, प्रांत में किस जगह पर मुस्लिम को प्रभावित किया जा सकता है या माइनॉरिटीज को कैसे अनुकूल किया जा सकता है, क्या उसके मुताबिक होता है, यह सवाल है। और पोस्ट मैट्रिक में 496 करोड़ रुपए लास्ट ईयर एलोकेट किया गया। इसका मतलब ये बहुत साफ तौर पर है कि हमारे पास बजट की व्यवस्था, पैसा है नहीं। और जब हम लड़कियों पर आखिर में दोबारा आए तो 2-3 चीजें जाननी चाहिए। इस देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 19 हैं देश भर के भीतर, 25% लड़कियां पढ़ती हैं। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है 6 जगहों पर, उसमें लगभग 50% लड़कियां पढ़ाई कर रही है। 21 आईआईटी के भीतर में लगभग 22% लड़कियां पढ़ाई कर रही है। जेएनयू जैसी जगह में 51% लड़कियां पढ़ाई कर रही है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 56% कर रही है। मणिपाल में जो यूनिवर्सिटी है उसमें 79% कर रही है। इस कैटेगरी में आइएगा तो कुछ जगहों पर बहुत कम भी है। टॉप मोस्ट हम आपको बतला रहे हैं कि लड़कियां किस रूप में पढ़ाई करती है। पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, 47% लड़कियां पढ़ाई करती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 39% लड़कियां पढ़ाई करती हैं। बीएचयू में 38% लड़कियां पढ़ाई करती हैं। अमृता विश्व विद्यापीठ है कोयम्बटूर में 46% करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, जो देश का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें 28% लड़कियां पढ़ाई करती हैं। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में 31% लड़कियां पढ़ाई करती है। इन लड़कियों में से अधिकतर लड़कियों को स्कॉलरशिप चाहिए और स्कॉलरशिप दे पाने की स्थिति में यूनिवर्सिटी नहीं आ पाती है, टाइम पे नहीं आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। सारी चीजों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। और आखिर की स्थिति यह समझ लीजिए कि इस साल का बजट, जो खास तौर से 2020-21 का बजट है, इसमें जो स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का जो पूरा बजट बनाया गया वो 59,000 करोड़ का है, 59,845 करोड़ का। लेकिन इसमें अलग अलग जगहों पर जो एलोकेशन किया गया है वह पिछले साल की तुलना में और कम कर दिया गया। मसलन शेड्यूल कास्ट सब प्लान में कितना दिया गया है, पिछले साल दिया गया था 10,855 करोड़, इस बार लगभग 586 करोड़ और कम हो गया, 10,259 करोड़ हो गया। ट्राइबल सब प्लान पिछले साल था 6,164 करोड़, इस बार वो घटकर 5,864 करोड़ हो गया, यानी 300 करोड़ उसमें भी कम हो गया। और इसमें भी जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर बात होती है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट का जिक्र जो हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो सब प्लान है वह पिछले साल था 5,505 करोड़, इस बार उसमें 299 करोड़ की कमी आ गई और 5,206 करोड़ हो गया। यानी एजुकेशन को देखे कितनी सीरियसनेस इस देश के भीतर में है, उसका एक सच आपके सामने है। घर में लक्ष्मी आए, बेटी के आगमन के साथ इस बात का जिक्र होता है।
लेकिन दीपावली के मौके पर जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि घर की लक्ष्मी इसलिए खुदकुशी कर पा रही है कि वह सरस्वती को हासिल करना चाहती है, ज्ञान अर्जन करना चाहती है, और इस देश का सिस्टम और हमारी परिस्थितियां इजाज़त नहीं देती है कि वह पढ़ भी सके, और वो कहे कि एजुकेशन हासिल करना घर पर बोझ हो गया है और घर पे ये बोझ मैं नहीं डालना चाहती हूं, इससे बड़ी त्रासदी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है जहां पर शिक्षा की एक महत्ता रही है। फिर भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लक्ष्मी पूजा तो होगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया।